हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली करंट अफेयर्स की सीरीज में 20 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास की इंपॉर्टेंट न्यूज में पहली न्यूज थी ऑपरेशन सिंधु से संबंधित। ऑपरेशन सिंधु के बारे में हमने पढ़ा कि यह भारत सरकार द्वारा ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान था। यह ऑपरेशन ईरान से आर्मेनिया के थ्रू भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया। इसके अलावा हमने पढ़ा था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। यह ऑपरेशन ईरान द्वारा इजराइल पर चलाया गया। इसके तहत ईरान ने इजराइल के परमाणु जो सैन्य फैसिलिटी है, सैन्य संस्थान है उनके ऊपर, और इसके अलावा जो रिसर्च सेंटर है उनके ऊपर बमबारी की। इसके अलावा हमने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ा ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल से संबंधित है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर इसके तहत बमबारी की, और अभी वर्तमान में जो है ये इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष चल रहा है। तो इसके बारे में जो भी अपडेट रहेगी अपन करेंगे। इसके बाद की जो न्यूज थी वो थी भारत का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWC। तो यह अभी रिसेंट जो है भारतीय नेवी को सौंपा गया। अब ये पहला एंटी सबमरीन वारफेयर कौन सा है, क्या नाम है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये INS अर्नाला है। ये INS अर्नाला जो नाम है अपन ने कल डिस्कस किया था कि ये महाराष्ट्र के किले के नाम पर रखा गया है, INS अर्नाला। तो इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें ज्यादातर जो इक्विपमेंट यूज किए गए हैं वे स्वदेशी है। इसके अलावा अपन ने जो न्यूज पढ़ी थी वो था भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कार्गो टर्मिनल। इसका उद्घाटन रिसेंट हरियाणा के मानेसर में किया गया मारुति सुजुकी के प्लांट में, और ये भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल कार्गो टर्मिनल है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो थी आपके अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन केन्या के नैरोबी में किया गया। इसका उद्देश्य धार्मिक जो स्वतंत्रता से संबंधित जो लोगों को अवेयरनेस करना, और जो हेट स्पीच के खिलाफ नियंत्रित रेगुलेशन बनाना, रेगुलेट करने के लिए नियम विनियम एक्ट बनाना। इसके अलावा अपन ने बात की थी भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली। तो ये पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली बिहार राज्य में शुरू की गई। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य में पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है, बिहार से। अब इस प्रणाली में क्या था, यह प्रणाली के तहत जो प्रवासी श्रमिक है या दूर दराज से बैठे लोग हैं वो अपने मोबाइल के थ्रू वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं या दिव्यांगों के लिए भी उपयोगी रहेगी। इसके अलावा अपन ने बात की ICC महिला वनडे विश्व कप का आयोजन की। तो इसका आयोजन नवंबर में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होगा। मुख्य रूप से मैचेस भारत में होंगे, जबकि श्रीलंका में भारत पाकिस्तान से रिलेटेड मैचेस होंगे। इसके अलावा अपन ने बात की श्रेणी A रिंडरपेट सुविधा के रूप में नामित किया गया भारत का एकमात्र संस्थान है निषाद भोपाल। ये निषाद भोपाल संस्थान भारत में पशु रोग के रिसर्च से संबंधित है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान इसका नाम है, निषाद भोपाल। तो यह भारत का एकमात्र संस्थान है, इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। आगे अपन ने स्पोर्ट्स में बात की थी गुई मोरस ITF टेनिस टूर्नामेंट। तो देखिए गुई मोरस ITF टेनिस टूर्नामेंट के क्यों चर्चा में रहा है, देखिए ये गुई मोरस टूर्नामेंट पुर्तगाल में आयोजित किया गया। इसमें भारत की अंकिता रैना ने डबल्स का खिताब जीता। तो इसमें 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो अंकिता रैना भारतीय टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने गुई मोरस ITF टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके अलावा अपन ने बात की थी संयुक्त राष्ट्र ने 4 दिसंबर को एक नया इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण दिवस घोषित किया। वो किससे संबंधित है, एक तरफा बलपूर्वक उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक देश किसी दूसरे देश के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण या व्यापार हित के उद्देश्य से अगर एक तरफा प्रतिबंध लगाए तो उसके खिलाफ ये दिवस है। यह संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाने की घोषणा की। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेज के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा। आगे अपन बात करें तो देखिए 2 अपन ने और डेज पढ़े थे महत्वपूर्ण दिवस में। तो एक तो था हेट स्पीच के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, और दूसरा था सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस। ये पाक कला मतलब जो फूड से संबंधित दिवस है, फूड सिक्योरिटी या उससे संबंधित जो खाद्य पदार्थों के बारे में अवेयरनेस, उनकी सुरक्षा के बारे में अवेयरनेस के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और ये हेट स्पीच घृणास्पद भाषण के खिलाफ दिवस है। ये दोनों ही दिवस 18 जून को मनाए जाते हैं। तो ये चीजें अपन ने कल की क्लास में पढ़ी थी। आगे की आज की अपने क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में अपन बात करें तो यह आपके प्रधानमंत्री मोदी की क्रोएशिया यात्रा विदेश यात्रा से संबंधित है। अपन ने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ा कि प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पर रहे, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया। तो साइप्रस के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि साइप्रस में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया।
कनाडा के बारे में अपन ने बात की कि G7 शिखर सम्मेलन हुआ कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनान्स्किस में, उन दोनों के बारे में अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है। अब लास्ट जो स्टेज रहा था इस यात्रा का वो था क्रोएशिया, तो प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया की यात्रा पे रहे। अब वहां पे प्रधानमंत्री मोदी इस देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री है। अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने इस देश की यात्रा नहीं की। क्रोएशिया यूरोप में स्थित है, दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है, एक महत्वपूर्ण देश है। यह यूरोपियन यूनियन का भी भाग है और नाटो का भी सदस्य है। तो ये चीज इसको एक महत्वपूर्ण देश बनाती है। भारत के साथ इसकी व्यापारिक साझेदारी भी बहुत अच्छी है। तो अपन इसके बारे में बात करें तो इनके बारे में अपन ने बात कर ली। आगे अपन जो क्रोएशिया के बारे में जो महत्वपूर्ण समझौते हुए उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण समझौते कौन कौन से हुए, 2-3 क्षेत्र अपने को ध्यान रखना है। एक तो कृषि क्षेत्र में हुआ समझौता, एक विज्ञान प्रौद्योगिकी और एक सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में समझौता हुआ। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो क्रोएशिया जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री, एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक हिंदी पीठ की स्थापना होगी और वो जाग्रेब विश्वविद्यालय में होगी। जाग्रेब यह क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब, और जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि हाल ही में जाग्रेब विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ की स्थापना की घोषणा की गई या इस संदर्भ में समझौता हुआ, ये किस देश से संबंधित है, तो क्रोएशिया से संबंधित है। यहां से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट न्यूज रही थी आईसीसी महिला T20 विश्व कप। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का आयोजन नवंबर में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होगा, और अभी रिसेंटली आईसीसी ने T20 महिला विश्व कप के जो 2026 में आयोजित होगा उसकी मेजबानी की घोषणा की है। तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2026 इसका आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आपके यहाँ इस स्लाइड से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा, इंग्लैंड में। जबकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, तो ये भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होगा। इस जो 2026 के वर्ल्ड कप रहेगा T20, इसमें भी टोटल जो है 12 टीमें भाग लेंगी। ये अब तक की सर्वाधिक है, इससे पहले 7 टीमें ही भाग लेती थी, तो इस बार 12 टीमें भाग लेगी। अपन ने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में जो सर्वाधिक सफल टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया, उसने 7 बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता। आईसीसी T20 महिला विश्व कप की टीमों में भी ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, इसने अब तक 6 बार विश्व कप का T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो चाहे पुरुष, महिला और T20 इन तीनों में ही ऑस्ट्रेलिया सफल टीमों में से एक है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पे आपके कहाँ आयोजन होगा, इंग्लैंड में होगा, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूज की, ये आपके देसी ऊन से संबंधित है। देसी ऊन क्या है, देसी ऊन एक भारतीय एनिमेशन फिल्म है, अभी रिसेंट चर्चा में रही है। किस कारण से चर्चा में रही उसके बारे में बात करें तो NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, ये एनिमेशन मूवी से रिलेटेड एक प्रतिष्ठित फेस्टिवल होता है। इस NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत की ये एनिमेशन फिल्म देसी ऊन ने जूरी पुरस्कार जीता है, और यह पुरस्कार जीतने वाली यह भारत की पहली एनिमेशन फिल्म है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो इन 2 लाइन में इंपॉर्टेंट रहेगा आपके कि हाल ही में NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली एनिमेशन फिल्म कौन सी है, तो वो रहेगा आपके देसी ऊन। तो इस स्लाइड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है। इसके अलावा ये किसके द्वारा निर्मित की गई, तो ये मुंबई की स्टूडियो इक्सोरस द्वारा निर्मित की गई। इसके निर्देशक सुरेश एरियात है, और ये विषय किससे है, जो भेड़ है, ऊन भेड़ है उससे रिलेटेड है, डेक्कनी भेड़। कौन सी भेड़ है, डेक्कनी भेड़। इससे रिलेटेड जो इनमें इसमें एक्टिविटीज दिखाई गई है और बुनकरों की जीवन शैली और ऊन की इंडस्ट्री के बारे में इसमें बताया गया है मनोरंजन तरीके से। ये एक एनिमेटेड फिल्म है, ये चीज ध्यान रखना। और ये पहली एनिमेटेड फिल्म है जिसने NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार जीता है। तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जूरी पुरस्कार किस फिल्म ने जीता और कौन से फेस्टिवल में जीता, ये चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके नैनो कप थेरेपी। अभी रिसेंट नैनो कप थेरेपी चर्चा में रही है। ये किससे संबंधित है, ये भारत के वैज्ञानिकों द्वारा एक कैंसर के उपचार की विधि है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही नैनो कप थेरेपी किससे संबंधित है, किस रोग से संबंधित है, तो यह कैंसर से संबंधित है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित। तो भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार इस तरह की विधि विकसित की है जिससे कैंसर का उपचार संभव है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक तो विधि का नाम
और एक किन संस्थाओं द्वारा विकसित किया गया है, इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स रहेंगे। तो अपन बात करें, इस पूरी विधि का नाम है गोल्ड नैनो कप आधारित फोटोथर्मल थेरेपी। नैनो कप थेरेपी या नैनो कप आधारित फोटोथर्मल थेरेपी या पीटीटी इसमें पूछा जा सकता है। एक तो विधि का नाम आपसे पूछा जा सकता है, इसके अलावा ये विधि किन संस्थानों ने विकसित की है, तो उसके बारे में अपन बात करें। देखिए ये है आईआईटी बॉम्बे, आईएनएसटी मोहाली, आईआईटी बॉम्बे और एससीटीआरसी टाटा मेमोरियल सेंटर ने विकसित की है। मुख्य रूप से इसमें भूमिका रही है आईआईटी बॉम्बे की। तो यहाँ पे 2 चीजें अपने को ध्यान रखना है, एक तो थेरेपी का नाम क्या है, नैनो कप थेरेपी है, ये पीपीटी आपके पीटीटी ध्यान रखना है, फोटोथर्मल थेरेपी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और संस्था कौन कौन सी है, आईआईटी बॉम्बे की मुख्य भूमिका रही, आईएनएसटी मोहाली और इसमें एससीटीआरसी टाटा मेमोरियल सेंटर की इसमें सहयोगात्मक भूमिका रही। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसने विकसित की और थेरेपी का क्या नाम है और किस रोग से संबंधित है, तो कैंसर रोग से संबंधित है। आगे हम लोग बात करें तो ये आपके रहेगा फास्ट पेट्रोवेसल अचल तटरक्षक पोत है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में तटरक्षक बलों के लिए फास्ट वेसल पोत विकसित किया गया, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रहेगा आपके अचल। अब इसका जलावतरण इंडियन नेवी को कब सौंपा गया, 16 जून को गोवा में सौंपा गया। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो पोत का नाम और ये किसके लिए है। यह क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, हाल ही में अचल किस कारण से चर्चा में रहा, तो ये एक तटरक्षक बलों के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल पोत है। और ये चीज यहाँ पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है और क्या नाम है। तो फास्ट पेट्रोल वेसल पोत है तटरक्षक बलों के लिए और नाम क्या है, अचल इसका नाम है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें किसने विकसित किया, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये निर्मित है, 5वां पोत है। अब तक 5 पोत विकसित हो चुके। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिक की बात करें तो 52 मीटर लंबाई, 8 मीटर चौड़ाई और इसकी विस्थापन क्षमता 320 टन है। इसकी गति समुद्र में 27 नॉट्स है और ये इसके जो मैक्सिमम इक्विपमेंट है वह स्वदेशी है, 60% तक इसमें स्वदेशी उपकरण उपयोग में किए गए। यहाँ पे अपन बात करें तो देखिए ये चीजें लेस इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ पे इन चीजों की स्पेसिफिक पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है। यहाँ पे अपने को एक तो पोत का नाम ध्यान रखना है, एक तो अचल पोत है और यह है तटरक्षक बलों के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल है। एक शिपमेंट के लिए जो है या इनमें ट्रैक करने के लिए तटरक्षक बलों की जो द्वारा सुपरविजन किया जाता है समुद्र में, उनके लिए एक पोत रहेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करें, एक मिनट, नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपके रहेगा प्रोफेसर अनंता चंद्रकासन। ये अभी रिसेंट चर्चा में रहे, चर्चित व्यक्तित्व में इसका आएगा। प्रोफेसर अनंता चंद्रकासन किस कारण से चर्चा में रहे कि यह अभी रिसेंट यूएसए की यूनिवर्सिटी है, एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उस यूनिवर्सिटी के पहले भारतीय अमेरिकी प्रोवोस्ट बने हैं। अब प्रोवोस्ट क्या होता है, प्रोवोस्ट देखिए, प्रोवोस्ट आपके एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करता है। एक मुख्य अधिकारी होता है जो यूनिवर्सिटी के जो टॉप मोस्ट प्रशासनिक कार्य करते हैं उसका प्रमुख होता है। अब यहाँ पे अपन बात करें कि यूनिवर्सिटी में यह वाइस चांसलर जो होता है उसके अधीन होता है, तो यहाँ के वाइस चांसलर के बाद में सबसे बड़ा अधिकारी प्रोवोस्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहले भारतीय अमेरिकी है जो एमआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में प्रोवोस्ट बने। तो यहाँ पे नाम ध्यान रखना और पद ध्यान रखना, एक तो प्रोफेसर अनंता चंद्रकासन और ये कहाँ, एमआईटी में पहले भारतीय अमेरिकी प्रोवोस्ट बने हैं। इसके बारे में अपन बात करें तो इनकी नियुक्ति 1 जुलाई से प्रभावी होगी। इससे पहले ये एमआईटी में ही डीन रहे हैं। इसके अलावा इनका चेन्नई में जन्म हुआ और IEEE फेलो, IEEE एक जर्नल है उसमें ये फेलो भी रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखना है, एक तो अनंता चंद्रकासन किस कारण से चर्चा में रहे, ये एमआईटी में प्रोवोस्ट बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी है। ये चीज यहाँ इस न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। इसका आयोजन वर्तमान में जर्मनी के बोन में किया जा रहा है। ये मध्य वार्षिक जलवायु शिखर सम्मेलन है, मतलब जो जिस तरह से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट होती है तो उससे पहले ये इसका आयोजन होता है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट होती है उसकी एजेंडा तैयार करना, उसकी पहले से पृष्ठभूमि तैयार करना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहाँ आयोजन हो रहा है, तो इसका आयोजन 16 जून से 26 जून तक जर्मनी के बोन शहर में आयोजन हो रहा है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो यहाँ पे
आपके ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्तमान में किस शहर में हो रहा है? जर्मनी के बोन में 16 जून से 26 जून तक। आगे अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यह है आपके विश्व सिकल सेल दिवस। सिकल सेल एनीमिया रक्त की कमी से होने वाला रोग है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक दिवस की घोषणा की, उसका नाम है विश्व सिकल सेल दिवस। इसका आयोजन प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है। आयोजन 19 जून को होता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? सिकल सेल एनीमिया के बारे में लोगों को जागरूक करना, ताकि वो इस बीमारी के बारे में अवेयर हो, इसके इलाज के बारे में अवेयर हो। अब यहाँ पे इसकी थीम कभी कभी पूछी जा सकती है, मुख्यतः कब मनाया जाता है? नेशनल लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है। इसकी थीम के बारे में बात करें तो इसकी थीम है ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी। तो ये इसकी प्रमुख थीम है। यहाँ पे अपने को विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है 19 जून को। तो ये आज के मुख्य करंट अफेयर्स से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू एवरीवन।